क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम में बहुत स्वागत है आपका। मैं आरिफ खान नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। समाजवादी विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम तथा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा MP MLA कोर्ट में पेश हुए। दरअसल ये रिपोर्ट भी आकाश सक्सेना ने थानेगंज में दर्ज कराई थी और इसमें कहा गया था कि उन्होंने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं। पुलिस ने इसमें चार्जशीट फाइल की हुई है कि कर दी है और उस पर मुकदमा चल रहा है। अब देखना यह है कि इसमें जो है क्या नतीजा आएगा, क्या फ़ैसला होगा। लेकिन फ़िलहाल इस मुकदमे में ये तीनों ही इसके अंदर में आरोपी बनाया गया है। आज़म खां को, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को तथा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को। तंजीन फातिमा देख सकते हैं कि बीमार हैं और व्हील चेयर के ऊपर हैं, लेकिन चूँकि कानूनी प्रक्रिया है और उसको पूरा करना है, इसलिए व्हील चेयर पर चलकर ही वहाँ पर आई हैं। यहाँ पर जब ये लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पे पत्रकारों ने इनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन बिना कोई बात किए ही ये लोग वहाँ से चले गए। मैं आज 7-8 दिन के बाद रामपुर में आज आया हूँ। तो जैसे ही मैं आया, मेरा सबसे पहले मन यही हुआ कि भाई चुनाव से शायद 2 दिन पहले हम सब लोग यहाँ बैठे थे और आप लोगों की कड़ी मेहनत और जिस तरीके का काम आपको दिया गया था वो सबने बखूबी निभाया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। आकाश सक्सेना की स्पीच पर ये जो ताली बजा रहे हैं शाहजेब खां, कभी आज़म खां के बहुत करीबी हुआ करते थे। 23 दिसंबर को एक सीन हुआ कोर्ट में, जब आज़म खां वापस आ रहे थे, उन्होंने इनको देखा तो इनके पीछे भागे और इन्होंने दौड़ करके जिप्सी के पीछे अपने आप को छुपाया। देखिए वो ख़ास क्लिप, ये आज़म खां जो हैं किस तरह से इनके पीछे भाग रहे हैं जिप्सी के पीछे, और ये जिप्सी के पीछे जाके छुप गए। फिर इन्होंने जो मीडिया को बताया वो भी सुनिए क्या कहा इन्होंने। बाखुदा मैंने कभी जिप्सी पकड़ ली ना, मैंने जिप्सी बीच में खड़े तो मैं जिप्सी का अंदर चल देता, जिप्सी के साइड से निकल के जाता। भाई मैं जाऊंगा तो साइड से तो जाऊंगा, जिप्सी के ऊपर तो जाएगा खुद, कुछ नहीं वो कुछ। एक बार फिर देखिए कि आज़म खां किस तरह से इनको देख के इनके पीछे भागते हैं, जिप्सी की तरफ ये छुप जाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अखिलेश से मुताल्लिक है। अखिलेश ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को ऐसी डायरेक्शन दी हुई है कि समाजवादियों को फांसे और उनके खिलाफ मुकदमे कायम करे। उन्होंने कहा है कि अब चाचा साथ हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और जेल भरी जाएगी, देखा जाएगा कितने समाजवादियों को ये लोग अंदर करते हैं। देखिए मैनपुरी के चुनाव में ने फेल किया है गुजरात मॉडल। सफाई में अखिलेश यादव का बयान, चाचा जी आ गए हैं, अब जीतेंगे 24 और 27 का चुनाव। जसवंत नगर ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। अखिलेश यादव ने मैनपुरी मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया और अब सवाल बड़ा हो गया है, क्या अखिलेश अब आने वाले हर चुनाव में मैनपुरी की तर्ज पर ही से लड़ेंगे? वहीं सवाल शिवपाल यादव का भी है, जिनके आने से अखिलेश खुश तो हैं, लेकिन शिवपाल की जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। गुजरात वर्सेस मैनपुरी मॉडल 24 से 27 तक संदेश। मैनपुरी मॉडल ने गुजरात को फेल कर दिया। चाचा पर ऐलान, अखिलेश साइलेंट प्लान। मैनपुरी की चुनावी जंग जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने एक वोट की गोलबंदी की, उसे अब अखिलेश ने मैनपुरी मॉडल नाम दे दिया और अब इसी मैनपुरी मॉडल के दम पर अखिलेश गुजरात मॉडल को टक्कर दे रहे हैं। मैनपुरी मॉडल ने गुजरात को फेल कर दिया। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। सरकार का आतंक और सरकार के आतंक के साथ साथ पुलिस फोर्स का आतंक, तो वोट ज्यादा नहीं पड़ने पाए, लेकिन वोट तब भी जो हमने और हमारे नेताओं ने जो भी आदेश दिया
अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक कर करके बर्बाद करने की कोशिश में है। वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न होता तो शायद ये 3 कानून वापस न लिए गए होते। सरकार को आखिरकार किसान नेताओं के सामने और किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये काले कानून जरूर वापस हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं कर। चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं राजस्थान के भरतपुर में किसान सभा के मंच से एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां एक मंच पर जयंत चौधरी, सपा नेता धर्मेंद्र यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे। गौरतलब है कि जब से रालोद ने खतौली में भाजपा का विजय रथ रोका, तब से जयंत चौधरी गठबंधन की बिसात बिछाने में लगे हैं। बात करें तो विपक्ष की एकजुटता की बात हो रही है, तो क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि यूपी में समूचा विपक्ष एकजुट हो आगे के चुनाव के लिए? समूचा विपक्ष नहीं कह सकता, लेकिन जिस विपक्ष में आपस में मेल है, एक विचार है, एक मिशन है, वो लोग साथ हैं। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जनता के बीच जाएं और मंच साझा करें, अपना एक मैसेज। हम लोग तो, हमारी तैयारी है पूरी, इन लोगों की तैयारी है भी, गठबंधन की कल्पना कर रहे हैं, कौन कौन साथ आएगा, कौन कौन जाएगा, अपने पुरानों को संभालने रहे, नयों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सब इनका अपना एजेंडा है। लेकिन जनता प्रदेश की, देश की जनता किसान सम्मान दिवस पर सम्मानित किया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नूरपुर पहुंचे और वहां पर चौधरी चरण सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव इटावा में मौजूद रहे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया। वहीं चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल रहे आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने दिल्ली से लेकर भरतपुर तक चौधरी चरण सिंह को याद किया। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले हर एक दल कहीं न कहीं खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटी है। मतलब एकदम साफ, चौधरी चरण सिंह की साझी विरासत पर सब अपना अपना हक जता रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान 2024 में किसका राज तिलक करेंगे, क्योंकि आजादी के बाद से हर चुनाव किसानों के इर्द गिर्द ही लड़ा गया। यही वजह है कि चुनावी वादों में सबसे ज्यादा जिक्र भी किसानों का होता है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब हर चुनाव किसानों को लेकर ही लड़ा गया, तब भी देश के अन्नदाता की हालत इतनी बदहाल क्यों है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त अखिलेश यादव इस वक्त इरफान सोलंकी की हमदर्दी में उतरे हुए हैं। देखिए उनको लेकर क्या कुछ। इस तारीख को उनकी पड़ोसी महिला नाज के उस आरोप पर जेल में बंद किया गया था कि नाज के प्लाट में इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ मिलकर आग लगा दी। इसमें इरफान सोलंकी काफ़ी दिन तक फरार रहे, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। फिर इरफान के खिलाफ एक और मुकदमा कायम हुआ फर्जी आधार कार्ड का, और उसके बाद लगातार 5 मुकदमे कायम हुए हैं। कानपुर जेल से जब इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल भेजा गया, तो महाराजगंज जेल पहुंचने पर पुलिस की कस्टडी से उतरते हुए जेल के अंदर जाते समय इरफान सोलंकी की आंखें नम हो गईं। इन आंखों के नम आंखों का मतलब क्या था, क्या कहना चाहते थे, क्या महसूस कर रहे थे? उनके क्षेत्र की जनता, हम जहां खड़े हुए हैं, ये इरफान सोलंकी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर घर घर में उनका व्यक्तिगत संबंध है। लोग उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अब्बू भी इस क्षेत्र से विधायक रहे थे, हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब, जिनकी एक अच्छी छवि थी। इरफान सोलंकी के बारे में लोग क्या पूछते हैं, हम लोगों से बात कर लेते हैं। क्या है मामला? सर, क्या नाम है आपका? क्या सोचते हैं जो इरफान सोलंकी जब उतरे वहाँ महाराजगंज जेल में गए तो उनकी आंखें नम हो गई, आपको क्या लगता है? इमरान नाम है मेरा और मैं मकबरे का निवासी हूँ। इरफान सोलंकी साहब के बारे में ये कह सकते हैं कि हमारे इसके विधायक हैं, वो बहुत अच्छे उन्होंने काम करा रखे हैं। हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, टंकी लगवाई उन्होंने और इंटरलॉकिंग करवाई उन्होंने। उन पर जो अत्याचार हम कहेंगे इसको हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से उन पर ये मुकदमे लगाए गए कि उन्होंने अगजनी करी, ये करी, हर मुकदमा कोर्ट में है, वो चल रहा है। न्यायालय पे उम्मीद हमें पूरी है कि वो अपना इंसाफ करेगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं, 2 पहलू हैं, एक पहलू को देखा जाता है, दूसरे पहलू को मिटा दिया जाता है। साक्षी जी महाराज थे और भी लोग थे जिन पर मुकदमे हुए, जिन पर कोई सज़ा नहीं हुई। इरफान सोलंकी रोते हुए गए, उन्होंने जो है मान सम्मान किया। अगर वो जाते नहीं तो हमको सबको पता है कि क्या होता उनके साथ। वो गए, उन्होंने अपने को बचाया, सेव किया, सरेंडर किया। अच्छा फैसला है उनका, ये उनका समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में हम लोग हैं, रहेंगे और जो वो करेंगे उनके साथ रहेंगे हम लोग। तो ये है इरफान सोलंकी के प्रति लोगों के विचार। और सच में है
से बात कर लेते हैं कि यहाँ बैठे हैं। आप लोग भी इरफान सोलंकी के ही विधानसभा से हैं, आपने भी वोट चाहे जिसको दिया हो, आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या सोचते हैं? सगीर नाम है मेरा। हाँ। मैं सोचता क्या हूँ, अच्छे आदमी है यार, वो बहुत अच्छा काम करते हैं वो सब जगह। यहाँ तो जेल गए हैं, कई मुकदमे हो गए उनके ऊपर, इस पे क्या कहेंगे? मुकदमा तो वो गलत लगाया है, जो कुछ लगाया है, अब आप समझो। एक यहाँ पे मूंगफली का ठेला है के मुकदमे में, और इस तरह से उनको जेल में डाला जाता है, तो तकलीफ सबको होती है। तकलीफ सबको होती है, तो ये सपा जिला अध्यक्ष है, इनका कहना है कि तकलीफ सबको होती है। पूर्व विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी, आप ये बताइए, अभी जैसे वो जेल में गए हैं, वहां से कानपुर से जब वो निकले हैं तो उनके हाथों में कुरान था, अभी ये यहाँ पे जेल में अंदर गए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? मतलब उनसे आंसू टपक रहा था, हम लोग उनसे मिलना चाहे, मिलने भी नहीं दिया प्रशासन, और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके छोटे जेल से, जो छोटे फाटक से अंदर किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। उनको बड़े गेट खोल करके, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, तो तीसरी बार विधायक मैं उनके साथ एमएलए भी रहा हूँ, लेकिन जो आज इनके साथ प्रशासन ने किया है, पुलिस प्रशासन ने किया है, जेल प्रशासन, उसकी मैं निंदा करता हूँ। तो ये पूर्व विधायक थे सपा। झोला छाप अस्पताल रामपुर में क्या कर रहे हैं और स्वास्थ्य प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, देखिए। रामपुर में इस वक्त जिस तरह झोला छाप अस्पताल चल रहे हैं, उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे खिलवाड़ की हैं जिसकी कोई मिसाल शायद कहीं पर नहीं मिलेगी। बिना मानकों पे जो अस्पताल चल रहे हैं, ये किस तरह से चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी जा रही हैं, वो भी उसके लिए दो गौर करने वाली बात है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ साहब, जिनके भांजी के साथ में एक यहाँ का अस्पताल है, गंगा, बहुत कुछ अनर्थ हुआ हैगा, उनसे बात करते हैं क्या हुआ। आरिफ साहब, डिटेल में जानना चाहेंगे क्या हुआ आपकी भांजी के साथ? क्या नाम था आपकी भांजी का? संजीदा। संजीदा, क्या हुआ उनके साथ में? उनके साथ में ये हुआ कि उन्होंने जो है डिलीवरी के लिए एडमिट करा था, डिलीवरी के लिए एडमिट करा था, जो कि उनके 3 बच्चे नॉर्मल हैं, और जो चौथा बच्चा था, तो शाम को जो उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन होगा, तो जो ऑपरेशन के लिए जब बोला तो ऑपरेशन के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जो था बेटी पैदा हुई। उसके बाद जो था 2 से 3 दिन लगे, लेकिन मतलब उसका जो पेट था इतना फूल गया कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। मैं भी गया, उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या मामला है ये, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 1-2 दिन लगेगी। लेकिन मैंने जो है उनके 2 दिन का मानते हुए मैंने जो डॉक्टर महमूद साहब को रात को 8 बजे दिखवाया, तो डॉक्टर महमूद साहब ने ये बात कही कि मैं सुबह अल्ट्रासाउंड करा के उसके बाद ही मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है। सुबह को अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर महमूद साहब गए, जब उन्होंने पट्टी हटाई तो पट्टी में से पस निकलने लगा। वो बोले डॉक्टर महमूद साहब कि इसमें जो दिक्कत है ऑपरेशन में है, इसको आप और कहीं ले जाओ, इसको मैं नहीं देख पाऊँगा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से कोठीवाल डेंटल मुरादाबाद हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे हम। वहाँ जब पहुँचने के बाद डॉक्टर शेखर त्यागी हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन में इनकी दिक्कत है। जो क्या उन्होंने मुझे बताया, बोले या तो इनकी आँत कट लगा हुआ है आँत में, या फिर इनकी आँत चिपकी है, या फिर इनकी आँत जो है ऑपरेशन में सिल दी गई है। तो हमने जो था पुनः ऑपरेशन के लिए उनसे कहा, उन्होंने पुनः ऑपरेशन किया। जो भी बोले इनको जो है साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो और जो इन्फेक्शन फैल जाएगा। जब उन्होंने पुनः ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जो था दूसरे दिन को जब उन्होंने पट्टी के लिए फिर आने के बाद जब उन्होंने पट्टी जब खोली तो उसमें ऑपरेशन से पस फिर आने लगा। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब ये क्या बात है, क्यों आ रहा है? बोले इसकी जो आँख है काफ़ी टाइम से वो है, ये जो है गल चुकी है। मैंने उसमें टाँके वाके लगा, रिपेयर किया, जितना मुझसे आता मैंने किया, लेकिन बोले कोई ना कोई ऐसी सोरी हो गई है इसमें शायद फिर जो कि पस आ रहा है। अगर आप अपने रिस्क पे चाहो तो यहाँ रोक सकते हो, नहीं तो आप कहीं हायर सेंटर ले जाइए। तो मैंने उनसे कहा आप लिख के दे दीजिए। वो लिख के क्या आप ऐसे ले जाइए, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने लिख के दिया, रेफर हायर सेंटर के लिए दिया हमको। हम जो थे ऋषिकेश एम्स लेके गए, वहाँ पे जब लेके गए तो उन्होंने डॉक्टर ने वहाँ पे देखा, देखने के बाद जो था अल्ट्रासाउंड कराया, फिर एक एक्सरे भी कराया, फिर एक CT स्कैन कराया। CT स्कैन में ये आया क्या किडनियों में इन्फेक्शन आया, और जो है उनकी हाथों में सूजन थी, और जो है काफ़ी फेफड़ों में पानी आया हुआ था। तो अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रही हैं, वहाँ पे एम्स में है एडमिट। इसमें सबसे ज़्यादा दोष किसका मानते हैं? सबसे ज़्यादा दोष हॉस्पिटल का। क्या कार्रवाई की उस पर? जी मैंने जो है DM साहब को भी दे रखा है और शिकायत, और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को भी दी है, और कप्तान साहब को भी दी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है इसमें।
सुना आपने जिस तरह से कि ये पीड़ित हैं, इनके साथ में जो कुछ हुआ हैगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन कहीं से भी नहीं हुआ हैगा, जबकि इस प्रकार के केस कोई नए नहीं हैं, बहुत से यहाँ पर होते रहते हैं। फिर भी रामपुर प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन इस ओर से आंखें मूंदे बैठा। अब वो देखिए कि अखिलेश यादव ने किस तरह जेल भरो आंदोलन की धमकी दी है और तैयारियां की हैं। देखिए, राजनीति के मैदान में रणनीति की बड़ी भूमिका होती है और इसीलिए हर दल की कोशिश विरोधियों से 2 कदम आगे रहने की होती है। लेकिन अखिलेश यादव आज 3 कदम आगे बढ़ गए हैं। जब भाजपा, बसपा और कांग्रेस के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी ने 2027 का एजेंडा सामने रखकर एक बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये सिर्फ समर्थकों का मनोबल ऊंचा करने की कवायद भर है या फिर अखिलेश अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी का कोई नया रोड मैप भी सामने रखने वाले हैं। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश ने सरकार को जेल भरो चैलेंज दे दिया। योगी सरकार को अखिलेश का जेल चैलेंज। एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। सपा की आंदोलन ललकार। जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते तो उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। भाजपा पर अखिलेश का स्प्रिंग अटैक। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं हैं कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसका आपको कल्पना नहीं है। गुजरात मॉडल वर्सेस मैनपुरी मॉडल। मैनपुरी मॉडल ने गुजरात को फेल कर दिया। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। – 2024 से आगे 2027 वाली तैयारी। जीत ने समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया और हमें उम्मीद है कि अब तो चाचा भी साथ आ गए हैं। मैनपुरी मॉडल भी तैयार हो गया है। न केवल हम लोग 24 जीतेंगे बल्कि 27 में भी इतिहास बनाने का काम करने जा रहे हैं। अखिलेश का सड़क मार्च प्लान। समाजवाद की संग्राम घोषणा। अखिलेश यादव ने 19 दिसंबर को कानपुर का दौरा किया था। यहां पर वो जेल में बंद सपा के विधायक इरफान सोलंकी से मिलने आए थे। अखिलेश की इस मुलाकात के ठीक बाद इरफान पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, उन्हें कानपुर से महाराजगंज की जेल में ट्रांसफर तक कर दिया गया। कानपुर से महाराजगंज जेल ले जाते वक्त इरफान की आंखों में आंसू थे। तब इसे सपा विधायक का इमोशनल कार्ड माना गया। तो अब अखिलेश यादव ने इसे और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जेल भरो संघर्ष के लिए तैयार रहे। अब इशारा साफ है कि सपा योगी सरकार के खिलाफ आर पार की नई तैयारी। और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। सैफई की जमीन से समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को जेल भरो आंदोलन का अल्टीमेटम दे डाला है। कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक
या पूर्व विधायक पर लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। सैफई से अखिलेश यादव ने भाजपा को मैनपुरी मॉडल का ट्रेलर दिखाया है। सपा अध्यक्ष ने बार बार गुजरात मॉडल की बात की और देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। भाजपा के जमीनी संगठन को खोखला बताने वाले अखिलेश मैनपुरी की जीत का मतलब समझाने में जुटे हैं। भाजपा को ये एहसास करवाने में जुटे हैं कि अब समाजवादी पार्टी जीत के नए सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है, ये समाजवादियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और उस समय जब नेताजी हमारे बीच में नहीं थे, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने और जनता ने नेताजी को एक एक वोट डाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जो नेताजी ने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चले जा रहे हैं। उसी रास्ते पर जो हमें विरासत में समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम दिए, उन्हीं कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाना है। मौका देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती का था, जिसे देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर सैफई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ शिवपाल यादव और आदित्य यादव भी दिखे। तमाम नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी, देश के लिए उनके योगदान को याद किया। अखिलेश ने दावा किया कि अब चुनावी लड़ाई मुद्दों पर होगी और मुद्दा किसानों की मुश्किल, महंगाई और बेरोजगारी है। अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक कर करके बर्बाद करने की कोशिश में है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न होता तो शायद ये 3 कानून वापस न लिए गए होते। अखिलेश यादव ने फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि निवेश का कोई वादा इस सरकार के दौरान पूरा नहीं हो पाया। सरकार बताए कि आखिर जो एमओयू पहले साइन किए गए थे उनका क्या हुआ। निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो एमओयू हुए थे उसमें जमीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है? 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था पिछली बार। 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था। तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ? और अभी एक एमओयू हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से एमओयू किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का एमओयू करके आप आए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। जसवंत नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं का मैनपुरी की जीत के लिए आभार जताने में डिंपल यादव और शिवपाल यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जहां आज हम सब मैनपुरी का उपचुनाव जीते हैं, जहां आप सब बताएंगे कि भोगाओं ने इतिहास रचने का काम किया कि नहीं किया। मैनपुरी सदर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा, किसनी ने इतिहास रचा कि नहीं रचा। शिवपाल ने कहा कि मैनपुरी में तो पार्टी की जीत तय थी, लेकिन रामपुर में सरकार ने आम लोगों को हरा दिया। इस हार के खिलाफ हम एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। पहले तो जब सरकार का आतंक और सरकार के आतंक के साथ साथ पुलिस फोर्स का आतंक, जो हमने और हमारे नेताओं ने जो भी आदेश दिया
जो आदेश का पालन किया है उसकी वजह से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक